अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उस बहन का किस्सा जिसका दामन हर गुनाह से पाक था, मगर उसने अपने भाई की गैरत का भरम रखने के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी थी। एक बेमिसाल कहानी, मोहिउद्दीन नवाब के सहर तराज कलम की ज़ुबानी। तो आइए शुरू करते हैं। बैलगाड़ी कच्चे और ना हमवार रास्ते पर डोलती डगमगाती चली जा रही थी। वो गाड़ी एक रेड़े की तरह चारों तरफ से खुली हुई थी। इसके आगे बैल बंधा हुआ ना होता तो वो रेड़ा ही कहलाती। बैल को हाँकने की जगह एक अधेड़ उम्र का शख्स सदमे से निढाल बैठा हुआ था। वो गाड़ी को संभाल संभाल कर आगे बढ़ा रहा था, लेकिन रास्ता ऐसा नाहमवार था कि जब गाड़ी चलते वक्त दाएं तरफ झुकती तो पीछे रखी हुई लाश दाएं तरफ खिसक जाती थी। कभी वहाँ लाश बाएं तरफ सिरकने लगती थी। लाश सर से पांव तक एक चादर में लिपटी हुई थी। पता नहीं वो कैसी लाश थी, किस बीमारी ने इसे खा लिया था कि इस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। वो इन मक्खियों को उड़ाता था, फिर सामने दूर खला में देखते हुए बैल को हाँकने लगता था। दूर एक खेत में काम करने वाले किसान ने हाथ हिलाकर गाड़ी हाँकने वाले को आवाज़ दी, ओए समतू भाई, शहर से लौट आए, रानी कहाँ है? गाड़ी हाँकने वाले समतू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सामने एकटुक देखता जा रहा था। यूँ लगता था जैसे इसके बदन में सिर्फ इतनी चाबी भर दी गई है कि वो बैल को हाँक सके। इसके बाद दुनिया का कोई काम नहीं जानता। वो सारी दुनिया को फरामोश कर बैठा है और चुपचाप दूर आसमान के उस हिस्से को देख रहा है जो झुककर ज़मीन से मिलता है। आसमान और ज़मीन कभी नहीं मिलते, ये फरेब नज़र होता है। इंसानी रिश्ते भी एक फरेब की तरह होते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। एक रिश्ता ज़िंदा रह जाता है और दूसरा रिश्ता लाश बन जाता है। आगे सामने पगडंडी पर दो देहाती नजर आए। उन्होंने समदू को देखते हुए पूछा, क्यों भाई समदू, शहर से अब लौटे, रानी कहाँ है? वो चुपचाप बैल हाँकता हुआ यूं बैठा हुआ था जैसे बहरा हो गया हो, दुनिया की कोई आवाज़ सुनाई न देती हो। पूछने वाले दोनों देहाती गाड़ी के करीब आ गए। फिर उन्होंने पीछे की तरफ देखकर चौंकते हुए पूछा, अरे ये किसकी लाश है? वो और आगे बढ़े, फिर ठिठक गए क्योंकि लाश पर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। दोनों दौड़ते हुए गाड़ी के अगले हिस्से की तरफ आए। बैलगाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बैलगाड़ी के दोनों सिरों को दोनों तरफ से थामकर बारी बारी पूछा, तुम खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्या ये हमारी रानी? दूसरे ने कहा, अभी क्यों बकवास करता है? हमारी रानी बहन तो गुड़िया है, गुड़िया। अभी इसकी उम्र ही क्या है? क्यों भैया समदू, तू बोलता क्यों नहीं? ये किसकी लाश है? तब समदू के होंठ लरसने लगे, इसकी आंखें भीगने लगीं। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, ये मेरी रानी है। इसकी बात सुनने वालों पर सख्ता तारी कर गई। वो थोड़ी देर तक गुमसुम गाड़ी के साथ साथ चलते रहे, सर घुमाकर पीछे लाश की तरफ देखते रहे। फिर एक ने कहा, भैया यकीन नहीं आता, हमारी गुड़िया रानी तो अच्छी भली तेरे साथ शहर गई थी, फिर इसे किसकी नज़र खा गई? दूसरी तरफ से दूसरे ने पूछा, हाँ भैया क्या हो गया, बीमार हो गई थी क्या? समदू ने इस बात में सर हिलाकर कहा, इसे कोढ़ हो गया था, देखते नहीं मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। ये सुनते ही वो दोनों गाड़ी से ज़रा दूर हट गए। उन्होंने सहमी हुई नज़रों से लाश की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या इसे अपनी बस्ती में ले जा रहे हो? समदू ने इस बात में सर हिलाया। इसके साथ ही वो दोनों वहाँ से भागते हुए बस्ती की तरफ जाने लगे। गाड़ी के पहिए चूं चरर की आवाज़ें पैदा करते हुए जैसे रो रहे थे, रानी की लाश पर मातम करते जा रहे थे। बस्ती अभी वहाँ से तकरीबन 1-1.5 मील के फासले पर थी। जब वो बिल्कुल करीब पहुँचने लगा तो उसने देखा बस्ती के सिरे पर बहुत से गांव वाले जमा हो गए थे। उन्होंने अपनी पगड़ियों के पल्लू से अपनी नाक और मुंह को ढांप रखा था। इनके साथ वहाँ का ज़मींदार भी था। इसने दूर ही से समदू को देखा और हाथ उठाकर ललकारते हुए कहा, समदू
गाड़ी वहीं रोक दो। आगे बढ़ने से पहले हमारे सवालों के जवाब दो। समधू ने गाड़ी रोक ली, फिर अपनी जगह से उठकर इस गाड़ी पर खड़ा हो गया। समीदान ने पूछा, क्या तेरी बहन मर चुकी है? हाँ, मैं इसकी लाश लेकर आ रहा हूँ। क्या इसे कोढ़ हो गया था? हाँ, वो इस मर्ज में मुब्तला रहकर मर गई। तो इसे बस्ती से दूर कहीं दफन कर दे। इस बीमारी को बस्ती के अंदर न ला। समधू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, चौधरी जी, तुम जानते हो कि मैं किसी से दबकर नहीं रहता। यहाँ 10 आदमियों पर भारी पड़ता हूँ, मगर आज बहन की मौत ने मेरी कमर तोड़ दी है। मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ कि मुझ पर ये जुल्म ना करो। मैं अपनी बहन को अपने मकान के अहाते में दफन करूँगा। सब लोग नहीं नहीं की आवाज़ें बुलंद करने लगे। इनकार में कभी हाथों को और कभी सर को हिलाने लगे। जमींदार ने सबको खामोश कराते हुए समधू से कहा, देखो समधू, सारे बस्ती वालों की भलाई के लिए तुझसे ये कहा जा रहा है। तुझे अपनी बहन से मोहब्बत है तो तू इस मोहब्बत के नाते इस बीमारी को हम लोगों में न फैला। ये बुरी बला है। हम सब जानते हैं कि हम जान से चले जाएंगे। हम कुदाल और बेलचा तेरे पास पहुंचा देते हैं। तू दरिया के किनारे जाकर इस लाश को दफन कर दे। एक बूढ़े ने ज़रा आगे बढ़कर कहा, देखो समधू, दरिया के किनारे इसे दफन करेगा ना तू तो रानी की रूह को सुकून मिलेगा। हमारी रानी बिटिया परिंदों से बड़ी मोहब्बत करती थी और जब नदी पर आती थी तो इन्हें देखकर बड़ी खुश होती थी। जब दरिया के किनारे पानी भरने जाती तो वहाँ घंटों बैठी आबी परिंदों के बैठने, उड़ने और शिकार करने का तमाशा देखती रहती थी। बूढ़े की बातें सुनकर समधू दूर कहीं इस मंजर में खो गया। इसकी निगाहों के सामने दरिया की लहरें मौजज़न थीं। किनारे पर आबी परिंदे इधर उधर बैठे हुए थे। कुछ परिंदे उड़ते हुए दरिया की सतह पर से गुजरते थे। कभी डुबकी लगाने के अंदाज में अपनी चोंच पानी में डुबोते थे और दूसरे ही लम्हे जब परवास के दौरान वो पानी से अपनी चोंच निकालते तो इसमें मछली तड़पती हुई नजर आती। ये परिंदे उड़ने के दौरान देख लेते थे कि मछली कहाँ तैर रही है और वो किस तरह शिकार कर सकते हैं। रानी बड़ी खुश होकर दोनों हाथों से तालियां बजा बजा कर ये तमाशा देखती रहती थी। आधे घंटे के बाद वो दरिया के किनारे ज़मीन खोद रहा था। एक तरफ बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। वहाँ रखी हुई लाश पर अभी तक मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। गांव के लोग इससे इतने खौफज़दा थे कि एक फर्लांग के फासले पर खड़े हुए रानी की तहजीज़ और तकफीन का तमाशा देख रहे थे। किसी में इतना हौसला नहीं था कि लाश के पास जाकर उसे हाथ लगाता और समधू की मदद करता। वो अकेले ही अपनी बहन का आखिरी बोझ उतार रहा था। जब कब्र की खुदाई मुकम्मल हो गई तब वो कुदाल को एक तरफ रखकर गाड़ी के पास आया। फिर वहाँ से अपनी बहन की लाश को दोनों बाजुओं में उठाने लगा। वो एक तो थका हुआ था, दूसरा सदमे से निढाल था। पसीना पसीना हो रहा था। लाश को उठाकर कब्र तक चलते हुए वो लड़खड़ा रहा था। कब्र के करीब पहुंचकर वो लड़खड़ाते हुए बैठ गया। गिरते गिरते संभल गया। दूर, बहुत दूर खड़े हुए लोगों में से किसी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हम में से किसी को इसकी मदद करनी चाहिए। दूसरे ने कहा, तो फिर खड़े क्या देख रहे हो, जाओ इसकी मदद करो। कहने वाला हिचकिचाने लगा। दूसरी तरफ समधू आहिस्ता आहिस्ता लाश को कब्र में उतार रहा था। फिर वो गाड़ी के पास आया और रेहड़े के जिस हिस्से पर लाश रखी हुई थी वहाँ के लकड़ी के तख्तों को उखाड़ने लगा। फिर इन तख्तों को कब्र के ऊपर जमाने लगा। इसके बाद इसने कब्र की मिट्टी बराबर की। वहाँ कब्र की सूरत में मिट्टी को बुलंद किया। वहाँ पानी छिड़कने के बाद फातिहा पढ़ी और फिर अपनी गाड़ी के पास आया। गाड़ी आधी से ज़्यादा टूट चुकी थी। इसने बैल को खोल दिया। फिर इसने सूखी लकड़ियाँ गाड़ी पर जमा की। इसके बाद इसने अपने कपड़े उतार कर इन सूखी लकड़ियों पर रखे। अब वो सिर्फ एक लंगोट पहने हुए था। फिर इसने माचिस की तीली से अपने कपड़ों में आग लगा दी। कपड़ों की आग सूखी लकड़ियों तक पहुंची। फिर सूखी लकड़ियों से शोले बुलंद होने लगे। वो शोले बची कुची गाड़ी को अपनी लपेट में लेकर चलाने लगे। समधू ने बैल के गले की रस्सी पकड़ी। फिर इसे दरिया के किनारे लाकर नहलाने लगा।
और ख़ुद अपने ऊपर पानी डालने लगा। जब दोनों का गुस्ल हो गया तो वो बैल को खींचते हुए बस्ती की तरफ जाने लगा। अब बस्ती वाले मुतमईन थे और सर झुकाकर वो भी उसके आगे पीछे चल रहे थे। कुछ लोग ज़ेरे लब उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे और उसकी बहन की तारीफ़ें कर रहे थे। शाम का अंधेरा फैल रहा था। पानी में भीगने के बायस समदू को ठंड महसूस हो रही थी। अपने मकान के अहाते में पहुंचकर उसने बैल को एक जगह बांधा, फिर अपने दरवाजे पर पड़े हुए ताले को देखा। एक जगह से लोहे की एक सलाख उठाई, फिर इसे ताले को तोड़ दिया। अब से पहले इसे कभी दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ा। वो दरवाज़ा इसके इंतज़ार में खुला रहता था और इसकी बहन की आंखें इसकी राह तकती रहती थीं। दूर ही से इसे देखकर कहती थीं, भैया अब जल्दी आइए, भूख से बुरा हाल है। मैंने मकई की रोटी और सरसों का साग पकाया है, मज़ा आ जाएगा। मगर अब ज़िंदगी बेमज़ा हो गई थी। वो दरवाज़ा बंद था। समदू ने गुस्से से दरवाजे को देखा और एक ज़ोर की लात मारी। लात पड़ते ही दरवाजे के दोनों पट एक झटके से खुल गए। अहाते के बाहर गांव के कुछ लोग जो इसके साथ हमदर्दी करते हुए ये देखने आए थे, वो अब वापस जा रहे थे। उन्होंने चौंक कर इधर देखा। इन्हें ताज्जुब हुआ कि समदू, जो अभी सदमा से निढाल था, इसने गुस्से से दरवाजे पर लात क्यों मारी। इनकी समझ में कुछ नहीं आया। एक बूढ़े ने कहा, बेचारा सदमे से पागल हो रहा है, इसे तन्हा छोड़ देना चाहिए। कुछ देर रोएगा, मातम करेगा तो दिल और दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। वो मकान के अंदर आया। पहले इसने संदूक को खोलकर अपने लिए लिबास निकाला, इसे पहना, फिर चूल्हे में लकड़ियां डालकर तेल छिड़क कर आग लगाई और वहां आग तापने बैठ गया। जब शोले बुलंद होने लगे तो इसकी नज़र सामने मेज़ पर रखी हुई तस्वीर पर गई। एक फ्रेम में भाई और बहन की तस्वीर थी। पिछले साल जब वो बहन को मेला दिखाने ले गया था तो ये तस्वीर एक फ़ोटोग्राफ़र ने उतारी थी। इसने तस्वीर के इस फ्रेम को मेज़ पर से उठाया और उसे देखने लगा। इसकी आंखें जैसे अंगारा बन गई थीं। वो दांत पर दांत जमाए जैसे गुस्से में दांत पीस रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने यकबारगी तस्वीर को उठाकर फर्श पर ज़ोर से दे मारा। फ्रेम कमज़ोर था। फर्श पर गिरते ही चारों तरफ से खुल गया। शीशा टूट गया। तस्वीर अलग हो गई। वो थोड़ी देर तक इधर घूरता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर इस तस्वीर को उठा लिया। चूल्हे के पास आकर बैठ गया। शोलों की रोशनी तस्वीर पर पड़ रही थी। फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता शोलों की तरफ बढ़ने लगा। शोले अब धीमे पड़ रहे थे, लेकिन ऐसे भी धीमे नहीं थे कि तस्वीर को जला न सकते। वो तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता राख होती जा रही थी। एक रानी कब्र में दबी हुई थी, दूसरी रानी अंगीठी में गुम हो रही थी, और तीसरी कोई रानी होगी तो वह इसके दिमाग के चोर खाने में कहीं छुपी हुई होगी। ज़मींदार हशमत अली अपनी बैठक में शराब पी रहा था। इसके सामने इसके 2 चमचे फर्श पर बैठे हुए थे। हशमत अली ने अपने एक चमचे को मुखातिब करते हुए कहा, करमू, अगर तू 3 महीने पहले रानी को उठा लाता तो आज दिल में हसरत न रह जाती। वो मर गई और मैं इसके लिए मरता जा रहा हूँ। करमू ने कहा, मालिक, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ। इधर आप हुक्म देते हैं, उधर हाजिर कर देता हूँ। मगर रानी की बात कुछ और थी। इसके लिए बहुत सोच समझकर मंसूबा बनाना चाहता था। आप जानते हैं समदूक कैसा टेढ़ा आदमी है, एकदम से शेर बब्बर है, शेर बब्बर। इसे ज़रा भी शुबा हो जाता तो वो हम सबको चीर फाड़ कर रख देता। हशमत अली ने दूसरे चमचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दादू किस लिए है? समदू को ज़रा भी शुबा होता तो अपना दादू रानी को बुर्दा फरोशों के हवाले कर देता। आजकल तो बड़ा शोर है कि औरतें उठा ली जाती हैं, फिर इनका पता नहीं चलता कि कहाँ पार कर दी गईं। दादू ने कहा, मालिक, मैंने सुना था कि समदू रानी को शहर रिश्ता करने के लिए ले गया था। हशमत अली ने सर हिलाकर कहा, हाँ, सुना तो मैंने भी यही था कि पहले से रानी का रिश्ता इसके किसी दूर के रिश्तेदार से तय हो गया था और वो इसकी शादी करने गया था।
मगर 3 महीने तक वहाँ ये क्या करता रहा? कुछ पता नहीं। वापस आया तो इसकी लाश लेकर आया। दादू ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहा, मालिक, बस्ती के किसी आदमी ने रानी की लाश नहीं देखी। मेरा मतलब है कि लाश तो आंखों के सामने मौजूद थी, मगर मैंने भी नहीं देखी। हिम्मत नहीं पड़ी। अब सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है। बस यकीन नहीं आता कि वो मर गई है। हशमत अली ने कहा, हाँ, आँखों से लाश को ना देखो तो यकीन नहीं आता। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि वो ज़िंदा है, इतनी जल्दी मर नहीं सकती। करमू ने कहा, आज तक हमारी बस्ती में ऐसा हुआ नहीं। इसका जनाजा नहीं उठा, किसी ने कंधा नहीं दिया, किसी ने इसकी लाश को हाथ नहीं लगाया। सब दूर से तमाशा देखते रहे और वो मिट्टी में दफन हो गई। सचमुच सोचें तो अजीब सा लगता है। यूँ मालूम होता है कि समदू ने हम लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बहन को कहीं छुपा दिया है। एक मुलाजिम ने अंदर आकर कहा, मालिक, डाकिया आया है, आपसे मिलना चाहता है, इसे अंदर भेज दो। मुलाजिम बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक डाकिये ने कमरे में दाखिल होकर जमींदार को अदब से सलाम किया। फिर खुशामदाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक पहले आप ही के पास हाजिर हुआ हूँ। आपने कहा था ना कि बस्ती में किसी की चिट्ठी वगैरह आए तो पहले आपको बताया जाए। कोई ख़ास चिट्ठी आई है क्या? जी हाँ, समदू के नाम शहर से एक ख़त आया है, ये देखिए। ये कहकर उसने एक लिफाफा हशमत अली की तरफ बढ़ाया। हशमत अली ने उसे लेकर चाक किया। उसके अंदर से तय किया हुआ एक कागज़ निकाला, फिर इसे खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, समदू भाई, आपने 3 महीने पहले एक ख़त लिखा था। क्या आप रानी को लेकर शहर आ रहे हैं? इससे पहले ही मैंने आपको अपना मुकम्मल पता लिखकर भेज दिया था। अगर आप शहर आते तो रक्षा टैक्सी में बैठकर इस पते पर बआसानी पहुंच जाते, मगर नहीं पहुंचे। आप फ़ौरन लिखें कि अगर शहर अब तक नहीं आए तो कब तक आ रहे हैं। मैं लंदन से आके बहुत मसरूफ़ हो गया हूँ। अगर आप रानी को लेकर नहीं आएंगे तो मैं वक्त निकाल कर आऊँगा। बचपन में रानी को देखा था, अब तकरीबन 8 बरस गुज़र चुके हैं। वो कितनी बदल गई होगी। मैं इसे देखने के लिए बेचैन हूँ। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। फ़कत आपका अपना ज़मीर हसन। ख़त पढ़ने के बाद ज़मींदार हशमत अली के माथे पर शिकनें फैल गईं। उसने जेब से 5 रुपए का एक नोट निकालकर डाकिये को देते हुए कहा, जाओ मौज करो। ज़मींदार ने ख़त वापस कर दिया। डाकिया खुश होकर सलाम करने के बाद वहाँ से चला गया। करमू ने पूछा, क्या बात है मालिक, ख़त में क्या लिखा है? ख़त में जो कुछ लिखा है इससे तो कुछ अजीब सी बात मालूम होती है। समदू अपनी बहन को लेकर शहर गया और 3 महीने के बाद वापस आया, मगर इस ख़त से मालूम होता है कि वो अपने रिश्तेदार ज़मीर हसन के पास नहीं गया था। फिर वो 3 महीने तक अपनी बहन को लेकर कहाँ गया, कहाँ भटकता रहा। अब जो वापस आया तो बहन की लाश इसके साथ थी। ये तो कुछ गड़बड़ मालूम होती है। डाकिये के थैले में गिनती के चंद खतूत थे। वो इन्हें बांटता हुआ समदू के मकान पर पहुंच गया और समदू के नाम आने वाला ख़त उसके हवाले कर दिया। चाचा, तुम जानते हो कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, ये ख़त तुम ही सुना दो, समदू बोला। डाकिये ने ख़त पढ़कर सुनाया। समदू पूरी तवज्जो से सुन रहा था। आखिर में इसने जेब से 2 रुपये निकालकर डाकिये की हथेली पर रखते हुए कहा, चाचा, अब इस ख़त का जवाब भी लिख दो। डाकिये ने खुश होकर रुपये जेब में रखते हुए अपने थैले में से सादा कागज़ और कलम निकाला। फिर बोला, हाँ तो क्या लिखूं? लिख दो, ज़मीर भाई, हम शहर गए थे, मगर क्या बताएं, किस्मत को मंजूर नहीं था कि हम तुमसे मिलें। वहाँ रानी बहुत बीमार हो गई थी। अब मैं पूरी तफसील बता नहीं सकता, बस समझ लो कि मौत ने उसे निगल लिया। मैं इसे वापस बस्ती में ले आया। अब मेरे घर में रानी नहीं है। तुम आओगे तो इसकी कब्र मिलेगी, ना आओ तो बेहतर है। इसकी कब्र पर आंसू बहाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जब कोई आबी परिंदा इसकी कब्र पर आकर बैठता है तो मेरे हलक से चीखें निकलने लगती हैं, कलेजा मुंह को आने लगता है और मैं 1000 सब्र और ज़ब्त के बावजूद रोने लगता हूँ।
आह, वह भी परिंदों से कितनी मोहब्बत करती थी। अफसोस, अब मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता, मेरी आंखें रो रही हैं। थोड़े लिखे को बहुत समझो। तुम्हारा अपना समद खान उर्फ समदू। डाकिया ने खत लिखने के दौरान सर उठाकर समदू की तरफ देखा तो उसकी आंखें नहीं रो रही थीं। उसने झूठ लिखवाया था। इसकी आंखें तो बिल्कुल खुश्क थीं। चेहरा सख्त था, जैसे अंदर ही अंदर किसी जंग में मसरूफ़ हो। खत ख़त्म करने के बाद डाकिये ने अपने थैले में से एक लिफाफा निकालकर इसमें रखा। फिर समदू के बताए हुए पते को इस लिफाफे पर लिखने लगा। समदू ने कहा, चाचा, तहसील का डाकखाना इतनी दूर है कि तुम ही हमारा ख़त लाते हो और तुम ही हमारे ख़त ले जाते हो। यह ख़त भी रख लो, डाकखाने में दे देना। वापसी पर डाकिये ने फिर ज़मींदार हशमत अली को जाकर सलाम किया। हुजूर, मैंने जिस ज़मीर हसन का ख़त अभी आपको दिया था, समदू ने उसी के नाम एक ख़त लिखवाया है। मैंने सोचा शायद ये आपके किसी काम का हो। देख लें, हुक्म होगा तो ले जाकर पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। हशमत अली ने इस ख़त को खोलकर पढ़ा और फिर कहा, ठीक है, इस ख़त को रहने दो, पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़त जब ज़मीर हसन को नहीं मिलेगा और वह समदू और रानी का इंतज़ार करता रहेगा तो बेचैन होकर ज़रूर इधर आएगा, और जब वो इधर आएगा तो बातें कुछ और खुलेंगी। ये साला अपनी बीमार बहन के साथ 3 महीने तक रहा कहाँ? शहर तो बड़ी महंगी जगह है। ये कहाँ से खाता पीता रहा, कहाँ सोता रहा, अपने रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं आया? डाकिये ने कहा, मालिक, क्यों ना ज़मीर हसन के नाम एक ख़त लिखकर इसे यहाँ बुलाया जाए। ख़त में किसी गुमनाम आदमी का नाम लिख दिया जाएगा। हशमत अली ने इसके मशवरे पर गौर करने के बाद कहा, नहीं, ये बात समदू को मालूम होगी तो वो बस्ती में हर एक को सूंघता फिरेगा और ये कहता फिरेगा कि किसने ख़त लिखकर ज़मीर हसन को यहाँ बुलाया है। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से इंतज़ार करना चाहिए। देखना चाहिए कि ज़मीर हसन अब यहाँ आता है, और वह ज़रूर आएगा। और वह आ गया। रानी की मौत के 2 माह बाद एक दिन एक बड़ी सी सफ़ेद रंग की कार कच्ची सड़क पर उछलती हुई बस्ती में आई तो मर्द, औरतें और बच्चे सब के सब घरों से निकलकर देखने लगे। वहाँ कभी कोई सरकारी पुलिस ऑफिसर जीप कार में आता था, वरना मोटर कार वहाँ से गुजरती नहीं थी। वो गाड़ी बस्ती में 1-2 जगह रुकी और फिर समदू के मकान के पास पहुँच गई। समदू ने घर से निकलकर देखा तो कार से एक लंबे कद का सेहतमंद नौजवान बाहर आ रहा था। इसने समदू को देखा, समदू ने इसे देखा। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश खड़े रहे। समदू आगे बढ़कर लकड़ी के एक सुतून से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इसने आने वाले को खुशामदीद नहीं कहा, सर झुकाए चुपचाप खुद उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। नौजवान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके पास आया, फिर बोला, समदू भाई, मुझे बस्ती के लोगों से मालूम हो चुका है। मैं सोच रहा था मुझे देखते ही तुम रो पड़ोगे। रानी की जुदाई ऐसी है कि मैं दिल ही दिल में इसके लिए रोता हूँ। मैं मर्द हूँ, इसलिए मेरी आँख रो नहीं सकती। समदू ने एक गहरी सांस ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। नौजवान ने समदू के शाने पर हाथ रखकर कहा, क्या मुझे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? समदू ने नज़रें उठाकर उसे देखा, फिर उसकी तरफ से पलटकर मकान की तरफ जाने लगा। मकान के बरामदे में पहुंचकर उसने पलटकर फिर नौजवान को देखा, जैसे खामोश निगाहों से कह रहा हो, आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। नौजवान इसके पीछे मकान में दाखिल हुआ, फिर चारों तरफ कमरे को देखते हुए बोला, मैं कैसे कैसे ख्वाब देखता था। रानी की बचपन की सूरत निगाहों के सामने घूमती थी। मैं सोचता था कि वो बड़ी होकर कितनी खूबसूरत हो गई होगी। मेरी मंगेतर है, मुझे ख्वाब देखने का हक है ना? समदू ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, अब इसके साथ तुम्हारे ख्वाबों को भी मर जाना चाहिए। यही तो बात है समदू भाई, आदमी मर जाता है, ख्वाब नहीं मरते। रानी मेरे ख्यालों में हमेशा ज़िंदा रहेगी, इसे कोई नहीं मार सकेगा। समदू बावर्ची खाने की तरफ जा रहा था। इसकी बातें सुनते ही एकदम से चौंक कर पलट गया। इसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला,
जिसको मरना होता है मर जाता है। तुम पढ़े लिखों जैसी बातें मुझ जाहिल के सामने ना किया करो। हाँ, अच्छा याद आया समधू भाई, आपने रानी को कितना पढ़ाया था? 9 जमातें पढ़ चुकी थी। मैंने फिर स्कूल जाने से रोक दिया। यहाँ से बस में बैठकर तहसील जाती थी और वहाँ से शाम को वापस आती थी। जवान होने लगी थी, मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने इसे घर में बिठा लिया। उधर 4 बरस से फिर ज़िद कर रही थी कि आगे पढ़ेगी, मगर मैंने इसकी ज़िद नहीं पूरी की। वो समधू के करीब आकर बड़ी उदासी से बोला, मुझे यकीन नहीं आता कि वो मर चुकी है। समधू एकदम से भड़क कर पीछे हट गया, फिर गुस्से से बोला, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? क्या ये बस्ती वाले पगले थे? उन्होंने नहीं देखा है कि मैंने अपनी बहन की लाश को अपने हाथों से इनकी आंखों के सामने दरिया के किनारे दफन किया है, खुद अपने हाथों से कब्र खोदी है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? अरे समधू भाई, तुम तो नाराज़ हो रहे हो, खामखा गुस्सा दिखा रहे हो। मैं तो अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि जिससे मोहब्बत होती है, गहरा लगाव होता है, इसके मर जाने के बाद भी इसके मर जाने का यकीन नहीं होता। समधू ने पहले तो इसे गुस्से से देख रहा था, फिर नरम पड़ गया। आहिस्तगी से बोला, ज़मीर, मैं अपने आप में नहीं हूँ। रानी की बात निकलती है तो मेरे दिल में कुछ होने लगता है। मेरे सामने इसकी बातें ज़्यादा ना करो। जाओ इसके कमरे में बैठो, मैं खाना तैयार करके लाता हूँ। वो फिर बावर्ची खाने की तरफ जाने लगा। ज़मीर ने कहा, समधू भाई, रानी की कोई तस्वीर हो तो दिखा दो, मैं उसकी सूरत देखने के लिए बेचैन हूँ। अपनी बेचैनी अपने पास रख। इतनी ही मोहब्बत होती और रिश्ते का ख्याल होता तो 10 बरस तक हमसे दूर न रहता। मेरे पास रानी की कोई तस्वीर नहीं है। समधू भाई, तुम तो बात बात पर नाराज़ हो जाते हो। 10 बरस तक अगर मैं दूर रहा तो कारोबार के सिलसिले में दूर रहा था, मैं मजबूर था, और ये सब कुछ तो रानी को सुखी रखने के लिए ही तो कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि इधर मुझे कामयाबी होगी, उधर मैं उसे हमेशा के लिए गुम कर दूँगा। मुझे इसकी तस्वीर दिखा दो। यहाँ इसकी कोई तस्वीर नहीं है, तुम पूरे घर की तलाशी ले लो, अब इसकी एक तस्वीर भी नहीं है। ज़मीर मायूस होकर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। समधू बावर्ची खाने में चला गया। दूसरा कमरा रानी के लिए मखसूस था। वहाँ इसका बिस्तर बिछा हुआ था। मेज़ पर किताबें और कापियाँ बिखरी हुई थीं। दीवारों पर जाबजा तस्वीरें आवेज़ा थीं और हर तस्वीर में आबी परिंदे नज़र आ रहे थे। वहाँ जितना सामान रखा हुआ था सब पर गर्द जमी हुई थी। मालूम होता था इसकी मौत के बाद इस कमरे की सफाई नहीं की गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज़ के पास आया और वहाँ रखी हुई किताबों को उठा उठा कर देखने लगा। एक डायरी नज़र आई। इसने इसकी गर्द झाड़ कर इसे खोला तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। तहरीर इतनी खूबसूरत थी कि लिखने वाले के हुस्न का पता चलता था। इत्तेफाक से डायरी का वो हिस्सा खुला था जिसके बाद फिर कोई तहरीर नहीं थी। सफ़ात सादे रह गए थे। इस आखिरी तहरीर में लिखा था, आज मैं भैया के साथ शहर जा रही हूँ। मेरा दिल रह रहकर मेरे सीने में यूँ धड़क रहा है जैसे अभी से शहर पहुँच गया हो और ज़मीर के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा हो। ज़मीर, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं आ गई हूँ। इन 10 वर्षों में पता नहीं तुमने मुझे कभी याद किया है या नहीं, मगर मैं तुम्हें याद करते करते जवान हो गई हूँ। तुम्हारी अमानत हूँ, खुद ही तुम्हारे पास चल कर आई हूँ। हाय, वो कैसी घड़ी होगी जब हमारा सामना होगा। मैं शर्म से नज़रें नहीं उठा सकूँगी। मेरी आंखों के सामने वो हसीन मंज़र होगा जब आबी परिंदे साहिल पर तोलते हैं और दरिया की सतह पर से पानी को छूते हुए गुज़र जाते हैं। वो नहीं जानते कि इनकी यादों के आबी परिंदे मेरी दिल की सतह को छूकर कैसे गुज़रते रहते हैं। रानी की तहरीर अधूरी थी। शायद इसने सोचा हो कि बाकी हिस्सा बाद में लिखेगी और फिर लिख नहीं सकी थी। ज़मीर ने इस सफ़े पर लिखी हुई तारीख़ देखी तो आज से 5 माह पहले की तारीख़ थी। यानी 2 माह पहले ज़मीर ने समधू को ख़त लिखा था कि वो लोग शहर क्यों नहीं आए, जबकि 3 माह पहले आने की बात थी।
اس کا مطلب یہ تھا کہ 5 ماہ پہلے سمدو رانی کو لے کر شہر گیا تھا۔ ضمیر نے ڈائری کو میز پر رکھا، پھر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے سے گزرتا ہوا باورچی خانے میں پہنچا۔ پھر اس نے کہا، سمدو بھائی، تم تو رانی کو لے کر شہر گئے تھے، پھر مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ سمدو نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں خط میں لکھ چکا ہوں، تمہارا کوئی خط مجھے نہیں ملا۔ کیا بات کرتے ہو؟ میں نے ڈاکیا چاچا سے خود اپنے سامنے خط لکھایا، پھر اسے پوسٹ کرنے کے لیے دے دیا، تمہیں کیسے نہیں ملے گا؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا وہ خط مجھے نہیں ملا۔ چلو، اس بحث کا فائدہ بھی کیا ہے؟ اب بتاؤ کہ تم جب رانی کو شہر لے گئے تھے تو میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ بس یوں ہی وہ بیمار پڑ گئی تھی اور اسے بہت برا مرض ہو گیا تھا، میں تمہارے پاس لانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کیا مرض تھا؟ اسے کوڑ ہو گیا تھا، میں نے شہر میں اس کا علاج کرایا لیکن وہ اچھی نہ ہو سکی اور اسی مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی۔ آپ وہاں کتنے عرصے تک رہے؟ آپ اسے اسپتال میں چھوڑ کر میرے پاس پہنچ سکتے تھے، آپ نے اس کا علاج کہاں کرایا تھا؟ سمدو نے پریشان ہو کر کہا، تم یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھائی، اتنے سارے اسپتال ہیں، کہیں بھی کرا لیا تھا۔ آخر کس اسپتال میں؟ مجھے معلوم تو ہو۔ سمدو نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر کہا، وہ جو صدر کے پاس بڑا سا گرجا گھر ہے نا، اس کے سامنے ایک بڑا اسپتال ہے۔ سمدو بھائی، وہ تو جنرل اسپتال ہے جہاں کوڑ کا علاج نہیں ہوتا۔ پورے شہر میں تو صرف ایک اسپتال ہے جہاں جذام کے مریض جاتے ہیں، ایسے مریضوں کو کسی دوسرے اسپتال میں داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ پھر آپ رانی کو جنرل اسپتال میں کیسے لے گئے تھے؟ سمدو نے گڑبڑا کر اس کا منہ دیکھا، پھر جھنجھلا کر کہا، تم خواہ پولیس والوں کی طرح سوال جواب میں کیوں لگ گئے ہو؟ کیا میں اپنی بہن کا دشمن ہوں؟ ارے وہ بیمار تھی تو کہیں نہ کہیں تو علاج کرایا ہوگا۔ اب مجھے شہر کی باتیں، شہر کی عمارتیں یاد نہیں رہتی، پتہ نہیں کس اسپتال میں لے گیا تھا، مگر لے گیا تھا، علاج کرایا تھا، اس کی قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی، مر گئی۔ اب زیادہ کچھ نہ پوچھو، جاؤ کمرے میں بیٹھو، میں کھانا لے کر آ رہا ہوں۔ ضمیر نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر وہاں سے نکلتے ہوئے دوسرے کمرے میں آیا۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم سا اضطراب تھا، وہ رانی کے متعلق اپنے دل کی بہت سی باتیں کہنا چاہتا تھا اور بہت سی باتیں اس کے متعلق سننا چاہتا تھا، لیکن سمدو رہ رہ کر غصہ دکھاتا تھا اور ضمیر اس کے تیور دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا، مگر اندر جو ایک دھیما دھیما سا تجسس بیدار ہو گیا تھا وہ اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد کھانے کے دوران اس نے پھر سوال کرنا شروع کیے، سمدو بھائی، آپ شہر میں رانی کے ساتھ کتنے دن رہے تھے؟ اس نے لقمہ چباتے ہوئے پوچھا۔ آخر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھائی، وہ بیمار تھی، میں اس کا علاج کرا رہا تھا، میں اس کے لیے بہت پریشان تھا، اس کو مرض ایسا تھا کہ تمہارے پاس لانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، پھر شہر میں رہنے کی پریشانیاں الگ تھیں، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ کتنے دنوں تک وہاں رہا، بس مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے 100 سال گزر گئے ہوں، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں اسے لے کر آ گیا۔ ضمیر نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو، اگر وہ زیر علاج تھی تو تم اسے اسپتال میں چھوڑ کر مجھ سے ملنے آ سکتے تھے، لیکن تم نے مجھے ایسا غیر سمجھا کہ میری طرف رخ ہی نہیں کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کترانے کی وجہ کیا تھی۔ بس سمجھ لو کہ تم میرے دشمن ہو اور میں تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اور میں کیا جواب دوں؟ کہہ تو دیا کہ وہاں پریشان تھا اس لیے تمہارے پاس ملنے نہیں آیا، اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ ضمیر اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ رانی کے متعلق اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوپہر کو سونے کا عادی تھا۔ رانی کے کمرے میں آ کر اس نے وہاں کے سامان پر سے گرد صاف کی، بستر کو بھی اچھی طرح صاف کیا، چادر کو جھٹک کر دوبارہ بچھایا، پھر رانی کے بستر پر آرام سے لیٹ گیا۔ جب سو کر اٹھا تو شام ہو چکی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ بستی کی سیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے سمدو سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ وہ بالکل بدل گیا تھا۔
बहन की मौत के बाद सबसे दूर तन्हा रहता था। इतना आदम बेजार हो गया था कि 10 बरस के बाद ज़मीर से अपनी बहन के मंगेतर से मिलकर भी खुश नज़र नहीं आता था। ऐसा बेजार लगता था जैसे इससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। ज़मीर अकेले ही बस्ती की सैर करने निकल पड़ा। ज़मींदार और उसके चमचे इसकी ताक में थे। ये खबर तो दोपहर ही से गश्त कर रही थी कि शहर से कोई बाबू बड़ी सी कार में आया है। ज़मींदार हशमत अली समझ गया था कि ज़मीर हसन ही हो सकता है। उन्होंने एक जगह इसे घेर लिया। फिर हशमत अली ने मुस्कुराते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैं यहाँ का ज़मींदार हशमत अली हूँ। आप शायद शहर से आए हैं और समदू के मेहमान हैं। जी हाँ, मेरा नाम ज़मीर हसन है। रानी मेरी मंगेतर थी। मैं 10 साल बाद यहाँ आया हूँ। हशमत अली ने अफसोस का इजहार किया। फिर तो बड़ी दुख की बात है कि आप अपनी मंगेतर से न मिल सके। बेचारी जवानी में मर गई। आपने तो इसे जवानी में देखा ही नहीं होगा। ज़मीर हसन ने एक सर्द आह भर कर कहा। हाँ, बड़ी हसरतें लेकर आया था। यहाँ तो इसकी एक तस्वीर भी ना मिली। समदू भाई कहते हैं कि इसकी कोई तस्वीर ही नहीं थी। ज़मींदार के चमचे करमू ने कहा। अरे वाह, तस्वीर कैसे नहीं थी? रानी ने मेरी बेटी को दिखाया था। एक बार समदू इसे लेकर मेले गया था। वहाँ इसने तस्वीर उतरवाई थी। तस्वीर घर में रखी हुई थी। मैंने भी अपनी आंखों से वो तस्वीर देखी है। ज़मीर हैरानी से इनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि अगर रानी की कोई तस्वीर घर में है तो समदू ने इसे क्यों नहीं दिखाई? रानी की सूरत इसे क्यों छुपा रहा है? ज़मींदार हशमत अली ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़मीर साहब, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या हुआ? अगर आप रानी को नहीं देख सके, हम उसका नाक नक्शा बता देते हैं। आप यूँ समझ लें कि 7 गांव इधर और 7 गांव उधर। कोई इसके मुकाबले की हसीन लड़की नहीं थी। वो हसीन भी थी और ज़हीन भी। स्कूल पढ़ने जाती थी और बड़े अच्छे नंबरों से पास होती थी। सबसे हंसती बोलती थी। बस्ती के सभी लोग उससे प्यार करते थे। ज़मीर ने एक सर्द आह भरकर कहा। अफसोस, इतनी हसीन लड़की कोड़ के मर्ज में मुब्तला होकर मर गई। आप लोगों ने तो देखा होगा मरने के बाद उसका चेहरा कैसा लग रहा था। ज़मींदार हशमत अली ने अपने कानों को छूकर कहा। तौबा तौबा, मरने के बाद तो कोई उसकी लाश के करीब नहीं गया। इसे तो कोड़ हो गया था। कौन करीब जा सकता था? हमने दूर ही से देखा। इसकी लाश पर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। हम हटकर दूर खड़े रहे और समदू खुद ही कब्र खोद कर इसे दफन करता रहा। ज़मीर की पेशानी पर शिकनें पड़ गईं और इसने सोचती हुई नज़रों से ज़मींदार हशमत अली को देखते हुए पूछा। क्या रानी की लाश चादर या किसी कपड़े से ढक कर नहीं रखी गई थी? हाँ, वो एक चादर में छुपी हुई थी। तब ज़मीर ने दिल ही दिल में सोचा, अगर चादर में छुपी हुई थी तो मक्खियाँ क्यों लग रही थीं? ज़ख़म खुला हो तो मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। पट्टियाँ बांध दी जाएं या चादर में छुपा दिया जाए तो शहर से यहाँ तक आने का फासला इतना ज़्यादा है कि खुली फिज़ा में मक्खियाँ इतनी दूर तक चादर पर बैठकर नहीं आ सकती। ये भी नहीं हो सकता कि शहर से पीछे लगने वाली मक्खियाँ रास्ते में ही रह गई हों और रास्ते में दूसरी मक्खियों ने इनकी जगह ले ली हो। दूसरी मक्खियाँ इस चादर पर क्यों बैठेंगी जबकि ज़ख़म नज़र नहीं आता था? ज़मीर ने अपने आप को समझाया, शायद ज़ख़्म का मवाद और गलाज़त भरी कशिश ऐसी हो जो चादर के नीचे भी मक्खियों को अपनी तरफ खींच रही हो। वो ज़मींदार वगैरह से कुछ देर तक गुफ्तगू करता रहा और उसका जहन दूसरी तरफ उलझता रहा। फिर वो इनसे रुखसत होकर दरिया के किनारे सैर करने की गर्ज से चल पड़ा। किनारे किनारे चलते हुए वो इस जगह पहुंच गया जहां रानी की लाश यानी कि कब्र बनी हुई थी। वो कब्र बस्ती से तकरीबन 1-1.5 मील के फासले पर होगी। वहाँ कब्र के सिराने एक खुरदुरे से पत्थर पर रानी का टेढ़ा मेढ़ा सा नाम लिखा हुआ था। समदू ने शायद किसी से ये नाम लिखवा लिया था। इस बात की शनाख्त हो गई कि वो रानी की कब्र है। ज़मीर वहाँ सर झुकाए दोनों हाथ बांधे खड़ा रहा। दिल ही दिल में अल्लाह ताला से रानी के लिए दुआएं मांगता रहा।
نظریں جھکائے دعائیں مانگتے وقت اس کی نظر قبر کے آس پاس تھی۔ اس نے دیکھا چونٹیوں کی ایک بڑی سی قطار رینگتے ہوئے قبر کے اندر سوراخ بنا کر جا رہی تھی۔ وہ سوراخ کافی بڑا تھا اور کتنے ہی چونٹے اندر جا رہے تھے اور باہر آ رہے تھے۔ پہلے تو زمین نے زیادہ توجہ نہیں کی، پھر اچانک ہی اسے مکھیاں یاد آئیں۔ جب لاش دفن نہیں ہوئی تھی تو مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں اور دفن ہونے کے بعد چونٹے اس لاش کی طرف جا رہے تھے۔ آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ تیزی سے پلٹ کر اس بستی کی طرف جانے لگا۔ وہ چل رہا تھا، کبھی دوڑ رہا تھا اور کبھی چل رہا تھا، ہانپتا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ پھر وہ اپنی کار کے پاس پہنچ گیا۔ سمدو مکان کے باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمیر کو کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر اس نے چیختے ہوئے پوچھا، سمیر کہاں جا رہے ہو؟ سمیر نے کار کے اندر سے چیخ کر جواب دیا، میں تحصیل جا رہا ہوں، اب کل صبح واپس آؤں گا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے جواب سنے بغیر گاڑی اسٹارٹ کی، پھر اسے موڑ کر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا 1 گھنٹے کے اندر تحصیل کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں کی ڈاک خانے میں پہنچتے ہی اس نے شہر کے ایک ڈاکٹر رئیس احمد کے نام کال بک کرائی۔ وہ جزام کا بہت مشہور ڈاکٹر تھا اور وہیں شہر میں ایسے مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ سمیر نے ریسیور کان سے لگا کر ماؤتھ پیس پر بلند آواز سے کہا، ہیلو رئیس، میں ضمیر حسن بول رہا ہوں۔ شکر ہے کہ تم اس وقت اسپتال میں ہو، تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ رئیس نے دوسری طرف سے پوچھا، یہ تم تحصیل صدیق آباد میں کیسے پہنچ گئے؟ کیا بات ہے؟ میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا ریکارڈ دیکھ کر مجھے ابھی بتاؤ کہ 5 ماہ پہلے کوئی ایسی مریضہ تمہارے پاس آئی جس کا نام رابعہ عرف رانی ہے اور اس کے بھائی یا سرپرست کا نام صمد خان عرف سمدو ہے؟ یہ تم اتنی دور سے کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں 5 مہینے پہلے کا ریکارڈ دیکھنے یہاں بیٹھا رہوں اور مریضوں کو چھوڑ دوں؟ تم اپنے کسی آدمی سے کہو کہ وہ 5 ماہ پہلے کے ریکارڈ کی چھان بین کرے، مئی، جون اور جولائی میں آنے والے مریضوں کا ریکارڈ ضرور دیکھے۔ شاید اس میں رابعہ عرف رانی کا نام نظر آ جائے۔ میں یہاں ڈاک خانے میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی آدھے گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا اور یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری بار پھر کال بک کرائی اور تاکید کر دی کہ آدھے گھنٹے بعد رابطہ قائم کیا جائے۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد پھر رابطہ قائم ہوا۔ دوسری طرف سے رئیس احمد نے کہا، ہم نے سارے ریکارڈ دیکھ لیے ہیں، خصوصاً مئی، جون، جولائی کی فائلیں دیکھی ہیں۔ رابعہ عرف رانی نام کی کوئی مریضہ ہمارے اسپتال میں نہیں آئی تھی، اور تم جانتے ہو کہ اتنے بڑے شہر میں جزام کا یہی ایک اسپتال ہے۔ زمین نے ڈاکٹر رئیس احمد کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت رات کے 8:30 بجنے والے تھے، دکانیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ فوراً ہی کار میں بیٹھ کر بازار پہنچا۔ وہاں اس نے ایک کدال اور ایک بیلچہ خرید کر ڈکی میں رکھا، ایک دکان سے ٹارچ خریدی، پھر وہاں سے دوبارہ بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اسے جلدی نہیں تھی، وہ آدھی رات کے بعد بستی میں پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی، وہاں ایک ہوٹل میں تھوڑا سا کچھ کھایا، چائے پی اور پھر آرام سے دوبارہ سفر شروع کیا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو آدھی رات ہو چکی تھی، سارے لوگ سو چکے تھے، بالکل قبرستان کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بستی سے ذرا دور تک دریا کے کنارے کنارے گاڑی کو اونچے نیچے راستے پر ڈرائیو کرتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ بستی والوں کو اس کی آمد کی خبر نہ ہو۔ آخر وہ قبر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی روک دی، ٹارچ کو روشن کر کے گاڑی کے اوپر اس طرح رکھا کہ اس کی روشنی قبر کی طرف جانے لگی۔ وہ ہیڈ لائٹس کو بھی روشن کر سکتا تھا، لیکن اس کی روشنی بہت دور تک پھیلتی تھی۔ بستی کا کوئی بھی آدمی 1-1.5 میل کے فاصلے سے اس روشنی کو دیکھ سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی مختصر ہوتی ہے اور اس روشنی میں
وہ بآسانی اپنا کام کر سکتا تھا۔ اس نے ڈکی سے بیلچہ اور کدال نکالی، پھر قبر کو کھودنا شروع کیا۔ قبر کے اس حصے میں وہ سوراخ موجود تھا جہاں سے چیونٹے گزر کر اندر جاتے تھے اور اندر سے باہر آتے تھے۔ اب بھی کچھ چیونٹے دکھائی دے رہے تھے۔ دریا کی ساحلی مٹی نرم تھی، کدال کی ضرب نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ بیلچے سے مٹی کو کھود کر اٹھا کر ایک طرف پھینک رہا تھا۔ کام کرنے کے دوران اچانک ہی اس کے ہاتھ رک گئے۔ رات کے سناٹے میں اور ٹارچ کی روشنی سے پرے گہری تاریکی میں کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ وہ کان لگا کر سننے لگا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور آواز کی سمت روشنی پھینکتے ہوئے دیکھا۔ ایک گیدڑ تھا۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی وہ بدک کر بھاگنے لگا۔ ضمیر نے اطمینان کی سانس لی، پھر روشنی کا رخ قبر کی طرف کرتے ہوئے ٹارچ کو گاڑی کے اوپر رکھ دیا۔ دوبارہ قبر کے پاس آ کر اوپر کی مٹی بیلچے سے ہٹانے لگا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، دن کو گرمی ہوتی تھی اور رات کو سردی محسوس ہونے لگتی تھی۔ سردی کے باوجود وہ اب پسینے میں نہا رہا تھا۔ کبھی اس نے مٹی نہیں کھودی تھی، کدال نہیں چلائی تھی، بیلچے سے کام نہیں لیا تھا۔ اب محنت اور مشقت کے باعث پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اوپر کی مٹی ہٹ گئی۔ اب لکڑی کے وہ تختے نظر آ رہے تھے جو بیل گاڑی کے پچھلے حصے سے توڑ کر لگائے گئے تھے۔ وہ ان تختوں کو ہٹانے سے پہلے گاڑی کے پاس گیا، پھر وہاں سے ٹارچ اٹھا کر لے آیا۔ وہ دھیرے دھیرے ہانپ رہا تھا۔ اب ایسے مرحلے میں پہنچ گیا تھا جہاں کمزور دل کے لوگ دہشت سے تھر تھرانے لگتے ہیں۔ اس کے دل و دماغ پر دہشت نہیں تھی، تجسس تھا۔ اس کا دماغ پوچھ رہا تھا کہ اب اسے قبر میں کیا نظر آئے گا؟ کیا رانی کی صورت دکھائی دے گی؟ 2 مہینے میں وہ صورت برقرار رہی ہوگی یا قبر کے عذاب نے اس کے چہرے کے گوشت کو نوچ کھسوٹ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا ہوگا؟ اس نے ٹارچ کی روشنی قبر کے سپاٹ حصے میں ڈالی۔ لکڑی کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے چادر کی طرح قبر پر بچھے ہوئے تھے۔ ان لکڑیوں کی چادر کے نیچے قبر کی تہہ میں رانی سو رہی تھی، گہری نیند میں ہوگی۔ تختے کو ہٹایا جائے گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ وہ کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ قبر کا منہ کھلے گا تو رانی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جائے گی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے گی، 10 برس کے بعد اب مجھے ملنے آئے ہو؟ وہ کان لگا کر کچھ سننے لگا۔ آواز ایسے آ رہی تھی جیسے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ وہ کان لگا کر غور سے سننے لگا۔ نہیں، قبر کے اندر نہیں، قبر کے باہر آواز آ رہی تھی۔ سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوا گزر رہی تھی، وقت سانس لے رہا تھا۔ ضمیر بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ایک سرے کے تختے کو ہٹا دیا۔ ایک تختے کے ہٹنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی قبر کی ایک سرے والی دیوار پر گئی تھی، صرف مٹی کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس نے دوسرے تختے کو ہٹایا۔ اب ٹارچ کی روشنی قبر کی تہہ کی طرف گئی، پھر بھی منظر واضح نہ ہو سکا۔ اس نے تیسرے تختے کو ہٹایا، پھر روشنی قبر کی تہہ میں پہنچ گئی۔ جو کچھ اس نے دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ آنکھیں سوچنے لگیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے کیا؟ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے چوتھے تختے کو ہٹا کر ایک طرف پھینکا، پھر 5ویں اور 6ٹھے تختے کو ہٹایا۔ اس طرح منظر واضح ہوتا گیا۔ ٹارچ کی روشنی بتا رہی تھی کہ وہاں یقیناً لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن کیسی لاش تھی؟ بالکل سیاہ کفن تھا۔ ضمیر قبر کے سرے پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے جھانک کر نیچے تہہ میں دیکھ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی جو دکھا رہی تھی وہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے رانی کا کفن آہستہ آہستہ سرسرا رہا ہے، ہل رہا ہے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو کوئی حرکت نہیں تھی۔ تبھی اسے آواز آئی، ضمیر! وہ ایک دم سے چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر آواز آئی، ذلیل کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ضمیر نے ٹارچ کی روشنی دوسری طرف پھینک دی۔ اس روشنی میں
दूर समदू नज़र आया। वो दोनों हाथों में लाठी पकड़े दौड़ता हुआ इस पर हमला करने आ रहा था। ज़मीन ने फ़ौरन ही टार्च इसकी तरफ उछाल दी। समदू की आंखें चुंधिया गईं। वो सही निशाने पर हमला न कर सका। इतनी देर में ज़मीन लुढ़कता हुआ दूसरी तरफ गया। वहाँ बेलचा रखा हुआ था। इसने फ़ौरन ही बेलचा उठा लिया। समदू भाई, तुमने मुझे रानी की तस्वीर नहीं दिखाई। मैं इसकी लाश देखने आ गया। अब बताओ, क्या तुमने ऐसे काला कफन पहनाया था? कमीने, ये तो मैं तुझे पहनाऊंगा। ये कहते ही इसने लाठी से हमला किया। ज़मीन ने बेलचे से इस हमले को रोकते हुए कहा, पागल न बनो। मैंने कब्र को जिस तरह खोला है इसी तरह बंद कर दूंगा। मुझे देख लेने दो। नहीं देखने दूंगा। तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। तुम्हें भी इसी कब्र में दफन कर दूंगा। वो ऐसा कहते हुए लाठी से हमले करता जा रहा था। समीर इसके हमले को बेलचे से रोकते हुए और पीछे हटते हुए कह रहा था, देखो समदू भाई, मुझ पर हमला मत करो, नहीं तो मैं जवाबी हमले पर मजबूर हो जाऊंगा। इत्मीनान से बातें करो। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इस कब्र को मैंने क्यों खोदा है। तुम शैतान के बच्चे हो। तुम्हें एक मुसलमान कंवारी लड़की की कब्र दोबारा खोदने का कोई हक नहीं था। तुमने किससे इजाज़त ली थी? बातें जारी थीं, हमले भी जारी थे। अब समदू पीछे हट रहा था। अब ज़मीर हमले करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा था, पहले मेरी बात सुनो कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मुझे शुबा हुआ था कि रानी को कोड़ का मर्ज नहीं हुआ था। तुमने बस्ती वालों से और मुझसे झूठ कहा है। पहले वो लड़ते हुए कब्र से दूर चले गए थे। फिर समदू पीछे हटने लगा तो वो फिर कब्र के पास पहुंच गए। समीर का आखिरी हमला बड़ा ज़बरदस्त था। समदू के हाथ से लाठी छूटकर दूर चली गई, लेकिन इस पर जुनून सवार था। वो गुस्से में ऐसे तिलमिला रहा था कि ज़मीर के हाथ में बेलचे को देखने के बावजूद पागलों की तरह इस पर झपट रहा था। अब ज़मीर इसका जानी दुश्मन तो नहीं था कि बेलचे से ज़ख्मी कर देता। ज़मीर के हाथ में बेलचे को देखने के बावजूद पागलों की तरह इस पर झपट रहा था। अब ज़मीर इसका जानी दुश्मन तो था नहीं कि बेलचे से ज़ख्मी कर देता। वो रानी के हवाले से समदू की बहुत इज्जत करता था। मजबूरन उसने भी बेलचे को एक तरफ फेंक दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। ज़मीर की कोशिश यही थी कि वह हमलों को रोके और जवाबी हमला ना करे, मगर इसे दूर हटाने के लिए हमला करना ही पड़ता था। फिर वो दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। कभी समदू इस पर चढ़ बैठता था, कभी ज़मीर इसे नीचे गिराकर खुद इस पर आ जाता था। इसी तरह वो लुढ़कते हुए कब्र के किनारे आ गए। अब समदू इस पर गालिब आ गया था। इसके ऊपर चढ़ बैठने के बाद इसका गला घोंटते हुए कह रहा था, समीर, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। अपनी गाड़ी में बैठो और चुपचाप शहर चले जाओ। फिर कभी इधर का रुख ना करना। मैं अभी इस कब्र को बराबर कर दूंगा। कल सुबह बस्ती के लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि इसे किसी ने खोदने की कोशिश की थी। क्या तुम यहाँ से जाओगे? जवाब में ज़मीन ने इसके मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। नीचे से तड़प कर उसे अपने साथ ज़मीन पर गिरा लिया। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक दूसरे पर चढ़ बैठने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में वो ज़मीन पर लुढ़कने लगे। वो पहले ही किनारे पर थे, एकदम नीचे गिर गए और इनके हलक से चीखें निकल गईं। समीर को होश था कि वो कहाँ आ गिरा है, मगर समदू होश से बेगाना था। वो वहाँ पहुंचकर भी इससे लिपटा हुआ था, इसे छोड़ना नहीं चाहता था, गालियाँ दे रहा था और इस पर हमले कर रहा था। वो अपने पागलपन से बाज नहीं आ सकता था। फिर यकबारगी इन पर कब्र का अज़ाब नाजिल होने लगा। यूँ लगा जैसे कितनी ही बलाएं इनसे चिमट गई हों। समदू और ज़मीर एक दूसरे से आप ही आप अलग हो गए और अपने बदन को दोनों हाथों से इधर से उधर झटकने लगे, कराहने लगे और कब्र से निकलने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में वो एक दूसरे से टकराए, फिर गिरे, उठे, मगर टार्च की रोशनी दूसरी तरफ थी। गहरी तारीकी छाई हुई थी। उठने के बावजूद इन्हें निकलने का रास्ता सुझाई नहीं दिया। हालांकि रास्ता निहायत आसान था, मगर इन पर बदहवासी तारी थी। पहले ज़मीर किसी तरह तड़प कर बाहर आया। ज़मीन पर लोट लगाता हुआ, अपने हाथ पांव इधर उधर झटकता हुआ टार्च के पास पहुंचा। फिर इसकी रोशनी में अपने आप को देखा।
तो कितने ही काले चींटे इसे अपने बदन पर रेंगते हुए नजर आए। तब मालूम हुआ कि रानी की लाश काले कफन में लिपटी हुई नहीं थी, वो काले चींटे थे जो सर से पांव तक इस पर छाए हुए थे। पहले वो साकित थे, शायद सो रहे थे या बेहिस्सो हरकत अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। फिर टार्च की रोशनी पड़ने लगी तो इनमें बेचैनी पैदा हुई। वह हरकत करने लगे। तो रात के वक्त कब्र को खोलने के बाद जो जहन के किसी गोशे में हल्की सी दहशत छुपी हुई थी, उसने यही समझा कि पहले ये कफन साकित था और फिर हरकत करने लगा, हालांकि वो चींटे हरकत कर रहे थे। उसने किसी तरह तमाम चींटों को अपने जिस्म से झटक कर अलग किया। फिर टार्च को लेकर कब्र के पास आया जहाँ समधू अभी तक बैठा हुआ था। वो निकल नहीं रहा था। चींटे इसके बदन पर रेंग रहे थे, इसे यकीनन काट रहे थे, लेकिन वो बड़ी लज्जत से आह करता जा रहा था और मुंह खोले दीदे फैलाए कब्र के बाहर खड़े हुए ज़मीर को तक रहा था। ज़मीर ने हाथ बढ़ाकर कहा, समधू भाई बाहर आओ, क्या हो गया है तुम्हें? समधू ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं यहीं मर जाऊँगा, इसके बाद तुम इसे ढांप कर चले जाना, मेरी इज्जत रह जाएगी। बकवास मत करो, मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ। मैं नहीं आऊँगा। ज़मीर ने झुककर हाथ बढ़ाते हुए इसके सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर अपनी तरफ खींचा। समद इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसके हाथ को पकड़कर झटकने लगा। ज़मीर ने टार्च को एक तरफ फेंका, फिर समधू के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, वो भारी भरकम था। इसे किसी तरह खींचता हुआ वो कब्र के बाहर निकाल लाया, फिर इसके बदन से चींटों को झटकने लगा। समधू अब ठंडा पड़ गया था, ना कुछ बोल रहा था, ना हरकत कर रहा था। ज़मीर टार्च की रोशनी में इसके बदन से कभी चींटों को अलग करता था, फिर इसे घसीटकर दूर ले जाता था, ताकि जो चींटे इसके बदन से अलग हो गए हैं वो दोबारा इस पर हमला न करें। जब इसे यकीन हो गया कि चींटे अब समधू तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो वो टार्च लेकर तेज़ी से चलता हुआ कब्र के पास पहुंचा, रोशनी को कब्र की तह में पहुंचाया। अब चींटे इस लाश पर से मुंतशिर हो गए थे, इसलिए वो नज़र आ रही थी, मगर वो रानी नहीं थी। वो तो कोई इंसानी लाश भी नहीं थी, कपड़े का एक कदावर पुतला था। चींटियों ने इसे जगह जगह से नोच कर, काट कर उधेड़ डाला था और इसके अंदर से रुई और पत्थर के टुकड़े झांक रहे थे। वो चंद लम्हों तक गुमसुम खड़ा कब्र की तह में देखता रहा, फिर उसने टार्च की रोशनी दूर ज़मीन पर पड़े हुए समधू पर फेंकी। वो इसी तरह ज़मीन पर चारों शाने चित पड़ा हुआ था, कोई हरकत नहीं कर रहा था। ज़मीर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब जाने लगा। रात के सन्नाटे में सिसकियों की आवाज़ें उभर रही थीं। समधू आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था, फिर वो उठकर बैठ गया। उसने सर उठाकर एक बार ज़मीर को देखा, फिर दोनों घुटनों में मुंह छुपाकर हिचकियां ले लेकर रोने लगा। वो रो रहा था और मुंह छुपा रहा था। ज़मीर ने टार्च बुझा दी। अंधेरा और गहरा हो गया, मगर समधू का मुंह छुप गया, अब वो नज़र नहीं आ रहा था। ज़मीर उसके करीब आया, फिर इसके रूबरू दो जानों होकर बैठते हुए अपना एक हाथ उसके शाने पर रख दिया, फिर आहिस्तगी से पूछा, रानी कहाँ है? वो इनकार में सर हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। जब बहन जवान हो, कंवारी हो और मुसीबत ये कि बेहद हसीन भी हो, तो भाई की गैरत को उसका हुस्न ललकारता रहता है। मैं कभी पूरी नींद नहीं सोता था, रात को चौंक चौंक कर उठ बैठता था। हर लम्हा ये धड़का लगा रहता था कि कोई चोर मेरे घर में घुस आ रहा है। मैंने रानी को 9 जमात के बाद घर में बिठा दिया था। हमेशा ये अंदेशा लगा रहता था कि मेरी बहन इतनी हसीन है, अगर किसी ने अगवा कर लिया और वो घर लौट कर ना आई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। सब जानते हैं कि मैं कितना ज़िद्दी आदमी हूँ। अपनी इज्जत और गैरत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और दुश्मन की जान ले भी सकता हूँ। मैं पूछता हूँ कि रानी कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ शहर गई थी। हाँ गई थी,
मैंने सोचा था कि वो तुम्हारी अमानत है। तुमसे एक बार इसे मिलाऊंगा, फिर शादी की तारीख मुकर्रर करूंगा। मैं इसे बैलगाड़ी में बिठाकर ले गया। तुम जानते हो कि बैलगाड़ी में एक दिन एक रात का सफ़र है। जब मैं शहर में पहुंचा तो पुलिस वाले बैलगाड़ी को रोकने लगे। वहाँ कितनी सड़कें ऐसी हैं जहाँ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और दूसरे ठेले वालों को सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं मिलती। मुझे नहीं मालूम था कि किस रास्ते पर बैलगाड़ी को चलाते हुए तुम्हारे पते पर पहुंचना होगा। दिन भर पुलिस वालों से धक्के खाने के बाद शाम हो चली थी। मैं शहर की एक मज़ाफ़ाती बस्ती में रात गुजारने के लिए ठहर गया। ज़मीन ने कहा, यहाँ से जाते वक्त शहर की जो पहली आबादी आती है उसका नाम चमन गोट है। समधू ने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, हम चमन गोट में ठहर गए थे, मगर वहाँ मैंने देखा कि लोग आते जाते मेरी बहन को देख रहे थे। वो गाड़ी के पिछले हिस्से में घूंघट निकाले बैठी हुई थी, मगर घूंघट के बावजूद खूबसूरती छुपती नहीं है। कुछ बदमाश भी इधर उधर बैठकर अड्डेबाजी करने लगे, तरह तरह की आवाज़ें कसने लगे। मैं हर एक के मुंह नहीं लग सकता था। बैलगाड़ी को वहाँ से हाँकते हुए थाने के सामने ले आया। वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरे पास इस वक्त लाखों रुपए होते तो मैं किसी बैंक में रख देता। दौलत महफूज हो जाती है, लेकिन जवान बहन और बेटियों को किसी बैंक में नहीं रखा जा सकता। पुलिस थाने वाले ही इनकी हिफाजत कर सकते हैं। ये कहते ही समधू ने फिर दोनों हाथों से मुंह को छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। ज़मीर ने उसके शाने को थपकते हुए कहा, समधू भाई, रोने से क्या होता है? मुझे सारी बातें सच सच बता दो, शायद मैं रानी को कहीं से तलाश करके ले आऊं। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं, अब रानी जिंदा होगी तब भी वो यहाँ नहीं आ सकती। मैं यहाँ इसे नहीं आने दूंगा। मैंने इसे मार डाला है, इसकी कब्र बना दी है। अब वो गांव वालों के लिए, मेरे लिए मर चुकी है। अगर किसी को भी ये ज़रा सा इल्म हुआ कि वो ज़िंदा है तो मेरी गैरत मर जाएगी। जब तक इसकी ये कब्र यहाँ रहेगी उस वक्त तक मेरी गैरत ज़िंदा और कायम रहेगी। ज़मीन ने कहा, मगर रानी को हुआ क्या? वो कहाँ चली गई? वो इनकार में सर हिलाते हुए बोला, वो कहीं नहीं जा सकती थी। वो बड़ी शर्मीली, बड़ी हया वाली थी। एक भाई की शर्म को समझती थी। वो खुद कहीं नहीं जा सकती थी। थानेदार अकरम अली ने कहा था कि हम थाने के आते में बैलगाड़ी को रखकर वहीं रात गुजार लें। हमें क्या मालूम था कि जो मुहाफिज होते हैं वही लुटेरे होते हैं, या जहां हिफाजती इंतज़ामात किए जाते हैं वहां पर ही लुटेरे अपना काम दिखा जाते हैं। मैं नहीं जानता कि कोई बाहर से आकर मेरी बहन को उठा के ले गया था या ख़ुद थाने के मुहाफिजों ने ऐसा किया था। आधी रात के बाद अचानक ही मेरी आँख खुली तो यूँ लगा जैसे कितने ही लोग मुझ पर पिल पड़े हों और मेरे मुंह पर एक ऐसा कपड़ा रखे हुए हैं जिसके बायस मेरा सांस लेना दूभर हो रहा था। अजीब सी बू थी। ज़रा सी देर में मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। फिर जैसे मैं मर गया। समीर ने कहा, तो रानी को अगवा किया गया है। तुमने थानेदार से फरियाद की होगी? हाँ, जब मुझे होश आया तो मैं चीखने चिल्लाने लगा। इधर से उधर दौड़ते हुए रानी को पूछने लगा, मगर थानेदार और थाने वाले लाइल्मी जाहिर कर रहे थे। 2 सिपाही पकड़कर मुझे थानेदार अकरम अली के सामने ले गए। इसने पूछा, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हमें बदनाम करना चाहते हो कि यहाँ थाने के अहाते में रहकर लुट गए? मैंने कहा, थानेदार साहब, बदनाम करने की बात नहीं, मैं तो सचमुच लुट गया हूँ। देखो, तुम यहाँ रिपोर्ट लिखवा दो, और रिपोर्ट ये होनी चाहिए कि तुम अपने गांव से यहाँ शहर आए थे। रास्ते में तुम्हारी बहन को चंद बदमाश उठाकर ले गए और तुम यहाँ थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो। थानेदार साहब, ये तो सरासर झूठ है। मुझे रास्ते में किसी ने नहीं लूटा, आपके दरवाजे पर लूटा गया हूँ। थानेदार अकरम अली ने गुस्से से अपनी छड़ी को मेज़ पर जोर से मारा। एक तड़ाक की आवाज़ उभरी। इसके साथ ही वो गरज कर बोला, अबे गधे के बच्चे, क्या तू मुझे बदनाम करना चाहता है?
کہ यहाँ से तेरी बहन उठा ली गई है और हम सब तमाशा देखते रहे हैं। तुझे नहीं मालूम कि मैं रात को ड्यूटी पर नहीं था? यहाँ छोटी सी बस्ती है, सिर्फ 2 सिपाही थे और दोनों ही गलती से सो गए थे। अब हम इनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिख सकते हैं, इनको सज़ा दिला सकते हैं, मगर इनको सज़ा दिलाने से तेरी बहन तो वापस नहीं मिल जाएगी। तू हमारे साथ ताउन करेगा, हमारी बात मानेगा, हमारे कहने के मुताबिक रिपोर्ट लिखाएगा तो हम तन मन धन से तेरी बहन को तलाश करेंगे। तमाम बदमाशों को पकड़ पकड़ कर मालूम करेंगे कि किसने ये बदमाशी की है। अगर तू नहीं चाहता तो जा, तेरी मर्ज़ी, जहाँ चाहे रिपोर्ट लिखवा ले। मैं अभी बस्ती वालों को बुलाकर गवाही देता हूँ कि तू रात को यहाँ थाने के आते में अपनी बहन के साथ नहीं आया। जब तू यहाँ आया तो अकेला बैलगाड़ी में था और तेरी बहन पहले ही उठा ली गई थी। देख, मैं थानेदार हूँ। इस बस्ती का कोई शख्स मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगा। जो मैं कहूँगा वही ये कहेंगे। समीर ने इसे झंझोड़ते हुए कहा, समधू भाई, ऐसे वक्त तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। वो समीर को एक तरफ धक्का देते हुए बोला, कैसे तुम्हारे पास आता? तुमसे बहन का रिश्ता कर रहा था। मैं तुम्हें ये बताने आता कि वो उठा ली गई है? तुम में शराबी गैरत है तो मेरे दिल से सोचो, मैं किस तरह तुमसे आंखें मिला सकता हूँ। ओ समधू भाई, समीर ने दोनों मुट्ठियाँ भींचकर कहा, तुम्हारी गैरत ने रानी को जीते जी मार डाला। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, किन जालिमों के पंजे में फंसी होगी। लोग इसका क्या हाल कर रहे होंगे। तुम किस दिल से सब्र करके यहाँ अब तक बैठे हुए हो। मुझे इल्ज़ाम न दो, मैं सब्र नहीं कर सकता था, मुझे सब्र नहीं आ रहा था। मैं 3 महीने तक इस शहर की गली गली कूचे कूचे घूमता रहा, एक एक से पूछता रहा, मगर रानी का नाम नहीं लेता था। मैं कहता था कि मेरी बस्ती की एक लड़की मेरे साथ यहाँ आई थी, इसका हुलिया बताता था। मैं पूछता था, बोलो, किसी ने इसे कहीं देखा है? सब इनकार में सर हिलाते थे। मैं इसे छोड़कर नहीं आया। तकदीर के जालिम हाथों ने इसे मुझसे छीन लिया। मैंने 3 माह तक इसे तलाश किया। मैं 3000 साल तक इसे तलाश कर सकता था। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस भी इसे ढूंढने में खर्च कर देता, मगर रह रह कर ये बात मेरे दिल में आती थी कि मैं इसे शहर में तलाश कर रहा हूँ। अगर वो जालिमों के पंजे से निकलकर भटकती हुई इस बस्ती में आ जाएगी या किसी तरह तुम्हारे पास पहुँच जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मैं शहर में कई बार तुम्हारी कोठी के आसपास चक्कर लगाता रहा, अपने तौर पर मालूम करता रहा कि रानी इधर आई है या नहीं। मुझे इत्मीनान होता था कि वो इधर नहीं पहुंची। फिर थानेदार अकरम अली ने समझाया, 3 महीने गुजर गए हैं, कब तक शहर में भूखे प्यासे भटकते रहोगे? तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया जाता है तो कुछ खाते हो, नहीं तो भूखे सोते हो और रात को उठकर बैठ जाते हो। ऐसा कब तक करोगे? अपनी बस्ती में जाओ, शायद तुम्हारी बहन वहाँ पहुँच गई हो। ये कहकर उसने ज़रा देर खामोश रहकर जैसे सांस ली, जैसे अभी तक अपनी बहन को तलाश करते हुए भाग दौड़ में मसरूफ़ था। फिर वो ठहरे हुए अंदाज में बोला, तब मैं यहाँ वापस आ गया, लेकिन इस तरह कि अपनी इज्जत बरकरार रहे, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहूं। मैंने कपड़े का एक बड़ा सा पुतला बनाया, इसमें रुई और पत्थर के टुकड़े भर दिए। वहाँ से शहद की एक बोतल खरीदी, फिर इस पुतले को गाड़ी में रखकर वहाँ से रवाना हो गया। ये मंसूबा मेरे दिमाग में बहुत दिनों से पक रहा था। मैं सोच रहा था कि कभी बस्ती वापस जाऊँगा तो किस अंदाज से जाऊँगा। जब बस्ती करीब आने लगी तब मैंने शहद की बोतल को खोला और तमाम शहद सर से पाँव तक पुतले पर उंडेल दिया। इसके बाद मैंने चादर लपेट दी और जगह जगह से पिन लगा दी ताकि वो चादर हवा से उड़ने न पाए। इसके बाद मैं बस्ती के करीब पहुंचने लगा तो उस वक्त तक इस पुतले पर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। मैंने लोगों को बताया कि इसे कोढ़ का मर्ज हो गया है। मैं अपनी बस्ती वालों को जानता हूँ। कोढ़ ऐसी बीमारी है जिससे घिन आती है और ये अंदेशा है कि ये छूत की बीमारी है, दूसरों को लग जाएगी, इसलिए वो करीब नहीं आए। मेरा ये मंसूबा बड़ा कामयाब रहा।
और मैंने बस्ती वालों की आंखों के सामने इस पुतले को रानी का बनाकर यहाँ दफन कर दिया। यहाँ रानी नहीं, यहाँ मेरी गैरत दफन है। जब तक ये दफन रहेगी, बस्ती वालों में और अपनों में मेरा भरम कायम रहेगा। ज़मीर इसके सामने सर झुकाए सुन रहा था और इसके दिल की और दिमाग की बातें वो समझ रहा था। इसकी इज्जत और गैरत किस तरह सलामत रह सकती है, ये बात समझ में आ गई थी। फिर वो वहाँ से उठकर आहिस्ता आहिस्ता कब्र के पास गया। फिर इसके अंदर पहुंचकर उसने कपड़े के फटे हुए पुतले को उठाया, इसे कब्र के बाहर लाकर और इसके टुकड़े टुकड़े करने लगा। इसमें से पत्थर निकालकर फेंकने लगा। रुई हवा में उड़ने लगी। समतू ने जब ये देखा तो करीब आकर पूछा, क्या तुम मेरी गैरत का भरम नहीं रखोगे? हाँ, रखूँगा, लेकिन इस पुतले के कपड़े में कहीं कहीं शहद की चाशनी रह गई है। मकोड़े इस तरफ आते हैं, इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम इत्मीनान रखो, कब्र यहाँ मौजूद रहेगी। इस पुतले की चीथड़े करके इसे ख़त्म कर देने के बाद वो दोनों नए सिरे से एक कब्र तैयार करने लगे। ज़्यादा देर नहीं लगी, वही लकड़ी के तख्ते वहाँ रख दिए गए, इस पर मट्टी जमा दी गई। दोनों खामोश थे। दोनों के दिल रानी की यादों से भरे हुए थे। अंदर तड़प और बेचैनी थी। ज़मीर सोच रहा था कि किसी तरह जल्दी शहर पहुँचे और रानी को कहाँ कहाँ तलाश करे। वो दोनों दरिया के किनारे आकर मुँह हाथ धोने के बाद गाड़ी की तरफ वापस जाने लगे। ज़मीर ने कहा, समदू भाई, तुम घर जाओ, अब मैं शहर जाऊँगा और इसे तलाश करके रहूँगा। यक बयक समदू ने चौंक कर इसे देखा, फिर जल्दी से इसका गिरेबान पकड़कर कहा, देखो ज़मीर, पागलों जैसी हरकत न करना। रानी अब मर चुकी है, इसे तलाश न करना। कहीं नज़र आए तो अंधे बन जाना। वो अब इस बस्ती में नहीं आ सकती। मैंने इसे दुनिया वालों के लिए मार डाला है। किस मुँह से इसे दोबारा ज़िंदा करूँगा? किस मुँह से कहूँगा कि मैंने अपनी गैरत का भरम रखने के लिए अपनी जवान बहन की ये कब्र तैयार की थी। अब रानी आएगी, 1000 पारसाई कायम रखने के बावजूद आएगी, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। ये दुनिया वाले कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, मुर्दों की इज्जत करते हैं और जिंदों पर थूकते हैं। क्या तुम चाहोगे कि हमारी रानी पर कोई थूके? ज़मीर ने एक गहरी सांस लेकर इसकी तायीद की। तुम ठीक कहते हो, रानी को यहाँ नहीं आना चाहिए, और मैं भी सोचता हूँ कि रानी को तलाश करके इसके यहाँ आने का रास्ता रोक दूँ। इसकी बस एक ही सूरत है, वो जब भी मुझे मिलेगी मैं इसे अपनी शरीक हयात बना लूँगा। समतू ने फिर चौंक कर इसे देखा, फिर पूछा, क्या तुम मेरी बहन को कबूल कर लोगे? वो तो पता नहीं अब तक। वो अपनी बात पूरी न कर सका, शर्म ने ज़बान रोक ली। ज़मीर ने इसके शाने को थपथपाते हुए कहा, समतू भाई, वो जैसी भी है मेरा सपना थी, मेरी आरज़ू थी। मैं इसे बुरे वक्त इसे सहारा नहीं दूंगा तो कोई गैर इसे अपनाने नहीं आएगा। ये हमारा तुम्हारा ही फ़र्ज़ है। तुम मजबूर हो कि इसे बस्ती में वापस नहीं ला सकते। मैं तो मजबूर नहीं हूँ। मैं इसे इतनी इज्जत दूंगा कि इसके दामन का धब्बा मिट जाएगा। मैं इसे यहाँ नहीं आने दूंगा। हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी हो तो कभी शहर आकर अपनी बहन से मिल लिया करना। मैं जल्दी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। उसने टार्च की रोशनी में रेस्ट वॉच को देखा। 4 बजने वाले थे। समदू ने उसके साथ चलते हुए कार के पास आकर कहा, अभी तुम घर चलकर आराम करो, थोड़ी सी नींद पूरी कर लो, इसके बाद चले जाना। ज़मीर ने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता। मुझे रास्ते में कहीं नींद आएगी तो गाड़ी रोककर थोड़ी देर सो जाऊंगा, मगर अब मेरा सफ़र जारी रहेगा। मेरी तलाश सिर्फ रानी की बाजियाबी पर ही ख़त्म होगी। मेरा मशवरा है कि तुम भी अपने मकान को मुकम्मल करो और मेरे साथ चलो। मुझे बताओ कि तुम कहाँ गए थे और किन किन लोगों से मदद हासिल की थी। समतू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ शहर नहीं जाऊंगा। अब उधर करो कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्या हर्ज है? वो चुप रहा। थोड़ी देर तक दोनों ही खामोश एक दूसरे को
अंधेरे में तकते रहे। चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे मगर साए साए से लग रहे थे। फिर समधू ने बड़े गहरे दुख से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो शायद कहीं ना कहीं रानी से सामना हो जाएगा। अब मैं इस बहन के सामने कैसे जाऊं? वो तो शर्म की मारी है, मुझे देखते ही मर जाएगी, मुझसे नज़रें नहीं मिला सकेगी। समीर, तुम नहीं जानते कि रानी क्या है। जितनी मुझ में गैरत है, इससे ज़्यादा इसके अंदर हया कूट कूट कर भरी हुई है। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो अब तक अपनी जान पर खेल गई होगी और ज़िंदा होगी तो मौत का बहाना ढूंढ रही होगी। ज़मीन ने कार का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए कहा, अल्लाह करे वो ज़िंदा हो, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। इसने दरवाजे को बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और फिर समधू को खुदाफिज कहते हुए वहाँ से रवाना हो गया। वो शहर पहुँचने तक सो नहीं सका, भूख भी नहीं लगी। सबसे पहले वो अपनी कोठी पहुँचा। वहाँ इसकी गैर मौजूदगी में एक बूढ़ी आया रहती थी जो पूरे घर की निगरानी करती थी। इसने जाते ही रानी की पूरी दास्तान सुनाई। फिर इसे कहा, माँ जी, अगर तुम चाहो तो किसी तरह रानी तक पहुँच सकती हो। मुझे कोई रास्ता बताओ बेटे, मैं ज़रूर ये काम करूँगी। मैं रास्ते भर सोचता आया हूँ। पहले इस थानेदार अकरम अली के घर में घुसकर जासूसी करनी होगी। वहाँ के हालात मालूम करने होंगे कि इसके घर में कितनी औरतें हैं, या थानेदार अपनी ड्यूटी के बाद कहाँ वक्त गुजारने जाता है। तुम वहाँ मुलाजमा की हैसियत से जा सकती हो। ये कह सकती हो कि तुम्हें सिर्फ 3 वक्त की रोटी चाहिए और तुम तनख्वाह नहीं लोगी, इससे ज़्यादा खाना कपड़ा नहीं मांगोगी। मेरा ख्याल है कि इतनी सस्ती मुलाजमा मिलने पर वो इनकार नहीं करेगा, अपने घर में रख लेगा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मगर तुम्हारी मुलाजमत छोड़कर जाना नहीं चाहती। माँ जी, मेरी यहाँ की मुलाजमत बहाल रहेगी। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो तुम मेरे पास आ जाओगी, और जब तक तुम थानेदार के यहाँ मुलाजमत करती रहोगी, तुम्हारी तनख्वाह यहाँ भी जारी रहेगी। अच्छी बात है बेटे, मुझे इसके घर का पता बताओ। समीर ने रिसीवर उठाकर इंक्वायरी का नंबर डायल किया। वहाँ से चमनकोट के पुलिस स्टेशन का नंबर मालूम किया। इस मालूमात के मुताबिक चमनकोट के थानेदार से राब्ता कायम हो गया। समीर ने कहा, हेलो, मैं इंस्पेक्टर अकरम अली से बातें करना चाहता हूँ। मैं अकरम अली बोल रहा हूँ, आप कौन हैं? समीर ने कहा, इत्तेफाक से मेरा नाम भी अकरम अली है। मैं इस शहर के चंद गिने चुने रईसों में शुमार किया जाता हूँ। मेरा एक काम अटका हुआ है, वो आप ही के ज़रिए हो सकता है। कैसा काम? मैं फ़ोन पर कह नहीं सकता, आप समझ सकते हैं कि काम क्या हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पर आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ और आपके घर पर मिलना चाहता हूँ। आप यकीन करें कि आपकी बात से मुझे फ़ायदा होगा, तो मेरी बात से भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा कि आप सोच नहीं सकेंगे। आप मुझे अपने घर का पता बता दें। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर अकरम अली ने अपने घर का पता बता दिया। ज़मीर ने रिसीवर रखकर बूढ़ी आया को उसके घर का पता बताया। वो बूढ़ी वहाँ से रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद अब ज़मीर को सो जाना चाहिए था, मगर नींद आँखों से उड़ी हुई थी। पिछली रात जागने के बावजूद वो सोना नहीं चाहता था। रह रह कर रानी का ख्याल सता रहा था कि पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, जालिम उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। वो सिगरेट सुलगाकर सोचने लगा। कभी टहलने लगा, कभी बैठने लगा, कभी उठने लगा, कभी बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर सोचने लगा। दुनिया के किसी हिस्से में कानून कैसा ही हो, कितना ही सख्त हो, वो कानून सिर्फ 2 आदमियों के हाथों में होता है, एक पुलिस, दूसरा मुजरिम। वकील, बैरिस्टर और जज वगैरह बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये 2 बंदे कानून से खेलते हैं। इसे अच्छी या बुरी सूरत में वकीलों और जजों के सामने पेश करते हैं। लिहाजा ज़मीर सोच रहा था कि पहले इन दोनों आदमियों के मुतालिक सोचना चाहिए, पुलिस के मुतालिक और बदमाश के मुतालिक। इन दोनों के गठजोड़ से रानी को अगवा किया गया था और समधू को बेवकूफ़ बनाया गया था।
इन दोनों के दरमियान फूट डालकर काम निकाला जा सकता था, रानी तक पहुंचा जा सकता था। वो सिगरेट का कश लगाकर उठ बैठा। फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना चमन कोट के किसी बड़े बदमाश को अपने हाथ में लिया जाए और इसे थानेदार अकरम अली के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वो बिस्तर से उतरकर तेज़ी से चलता हुआ एक आहनी अलमारी के पास आया। इसके पट खोलकर दराज को खोला, वहाँ से एक रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रखा। फिर इसके आहनी सेब को खोलकर नोटों की कड्डियाँ निकाल कर एक थैले में भरने लगा। ऐसी जगह सिर्फ 2 ही नुस्खे काम आते हैं, एक नोटों से भरा हुआ थैला, दूसरा रिवॉल्वर। या तो दौलत का लालच काम आता है या फिर रिवॉल्वर से निकली हुई गोली। वो जिन बदमाशों से मिलने जा रहा था वो यही 2 बातें जानते थे। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में बैठकर चमन कोट की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। शहर के सिनेमा घरों में मैटनी शो का वक्त था। चमन कोट के सिनेमा घर के सामने भी बड़ी भीड़ थी। ज़मीन ने एक तरफ गाड़ी रोक दी। टिकट काउंटर के पास लोगों का हिजूम था। एक मोटा सा नाटे कद का आदमी हाथ में छोटा सा डंडा लिए लोगों को मार मार कर काउंटर के पास से भगा रहा था और इन्हें कतार में खड़ा होने पर मजबूर कर रहा था। जो लोग इससे सहम कर भाग रहे थे वो इसके मुकाबले में ज़्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर नज़र आते थे, लेकिन यूँ मालूम होता था कि इस डंडे वाले नोटे आदमी का रौब तारी है और सभी इससे सहम जाते हैं। ज़मीर एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। आधे घंटे के बाद बुकिंग काउंटर बंद हो गया। भीड़ छटने लगी। तब ज़मीर ने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए इस बदमाश की तरफ चुटकी बजाते हुए हाथ का इशारा किया। इसने ज़मीर की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है बाबू साहब, ये चुटकी बजाकर मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या मुझे कोई जानवर समझा है? ज़मीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बाप जिंदा हो तो जाकर पूछ लेना। जब तुम बारिश भर के बच्चे थे तो वो चुटकी बजाकर तुम्हें बहलाया करता था। चुटकी एक साज़ है जो मौसीकी में इस्तेमाल होता है और बच्चों को सुनाया जाता है। जो कुत्ते होते हैं वो चुटकी बजाने के इशारती इल्म पर और हुक्म पर अमल करते हैं, और जो इंसान होते हैं वो चुटकी को मोहब्बत और मौसीकी समझते हैं। अब तुम क्या समझ रहे हो ये बता दो। इसने घूर कर देखा, फिर डंडे का रुख उसकी तरफ करते हुए बोला, तुम बातों की हेरा फेरी से मेरी बेइज्जती कर रहे हो? ज़मीर ने इसके डंडे को एक तरफ हटाते हुए कहा, जिसके हाथ में डंडा होता है इसकी इज्जत होती है। मैं काम की बात करने आया हूँ, मुझसे फजूल बातें ना करो। सुना है कि जिस इलाके में जो सबसे बड़ा बदमाश होता है इसे दादा कहा जाता है। मैं इस इलाके के दादा से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम इससे मेरी मुलाकात करा सकते हो? दादा से तुम्हें क्या काम है? 5 मिनट में 20,000 का धंधा है। इस धंधे की बात मैं इसी से कर सकता हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो ये भी मैं इसी को बता सकता हूँ। वो थोड़ी देर तक ज़मीर को सर से पाँव तक देखता रहा, फिर बोला, अच्छी बात है, यहाँ ठहरो, मैं दादा को खबर करता हूँ। वो वहाँ से चला गया। 20 मिनट के बाद जब वापस आया तो इसके साथ तकरीबन 6 आदमी थे। इन 6 आदमियों के दरमियान एक लंबा तड़ंगा सा आदमी शलवार कमीज़ में मलबूस हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा था। इसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और आंखें भी ऐसी बड़ी और सुर्ख थीं जैसे अभी अभी नशा करके उठा हो। इसने करीब आकर ज़मीर को घूरा और फिर बोला, क्या बात है साईं, क्यों मुझको तलाश करते हो? ज़मीर ने कार का अगला दरवाज़ा खोलते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं इत्मीनान से बातें करना चाहता हूँ। उसने कार को देखते हुए कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, बात करना है तो यहीं करो। मैं यहीं बात करूँगा, मगर आराम से बैठकर। आओ बैठो तो सही। वो अगली सीट पर बैठ गया। ज़मीर दूसरी तरफ से घूमकर स्टीयरिंग सीट पर आया, फिर कार के दरवाजे को बंद कर दिया। इस बदमाश दादा के हवारियों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया था। ज़मीर ने कार के शीशे चढ़ाते हुए कहा, मैं ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिसे तुम्हारे आदमी भी ना सुन सकें।
اس لیے میں نے شیشے چڑھا دیے ہیں۔ پھر وہ اس کی طرف گھوم کر بولا، میرا نام ضمیر حسن ہے، اور تمہارا؟ میرے کو گلو بادشاہ بولتے ہیں، کام کی بات کرو۔